प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज आजमगढ़ और वाराणसी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसी के साथ साथ देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को भी विकास के पंख लगाएंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आज आजमगढ़ से देश को विकास की सौगात देंगे। आजमगढ़ और वाराणसी में 42,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आजमगढ़ से देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। करीब 9,800 करोड़ की लागत की हवाई परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसके तहत 12 नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, जबकि 3 नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे, जिसमें आजमगढ़ का मुंद्री एयरपोर्ट भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के यूपी दौरे को अहम बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगातें प्रदान करेंगे। महापर्व होली के पूर्व मिल रहे ये उपहार 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में विकास, समृद्धि और खुशहाली के रंग भरने एवं उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर है और पहले दिन प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का जायजा लिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और रोड शो भी निकाला। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री जब 28 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए हवाई अड्डे से बाहर निकले तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ काशी की जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े रहे। रोड शो के दौरान काशी की जनता ने प्रधानमंत्री का जगह जगह जोरदार स्वागत किया। काशी की जनता का अभिवादन करने के बाद प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ की शरण में पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में मिशन 2024 के लिए विशेष पूजा की। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ का अभिषेक भी किया। पूजा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने ही स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पूजा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री ने भेंट में मिले त्रिशूल को उठाकर नया संदेश दिया। और पूर्वोत्तर का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे। पिछले 9 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा पश्चिम बंगाल दौरा है और इस दौरान उन्होंने रोड शो निकाला और जनसभा के दौरान INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। 400 पार के नारे को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। असम और अरुणाचल का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा। उनका जो इंडी गठबंधन आपको मुफ्त राशन देने का भी विरोध कर रहा है। टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी से संदेश खाली के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस पर हमला किया। संदेश खाली में टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। 6 मार्च को भी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल दौरे पर आए थे और कोलकाता में देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया था। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी, बीजेपी और जन सेना में गठबंधन हो गया है। तीनों पार्टियों ने मिलकर सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ओडिशा के बाद अब दक्षिण में बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए नया गठबंधन किया है। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना में गठबंधन पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक 6 सीटों पर बीजेपी, 2 सीट पर जनसेना और 17 सीट पर चंद्रबाबू नायडू चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के खाते में जो सीटें हैं वो है राजामुंद्री, नरसापुरम, अराकू, तिरुपति राजामपेट और हिंदूपुर। वहीं पवन कल्याण को और काकीनाडा, मछलीपट्टनम मिलने की संभावना है।
टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में कहा कि बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ने सैद्धांतिक तौर पर मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि गठबंधन को लेकर सैद्धांतिक तौर पर समझौता हो गया है और सीटों के बंटवारे को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। स्वाभाविक है कि अलग अलग दल जो है वो चाहेंगे कि देश सेवा में एनडीए और मजबूत हो और जनता की सेवा और बढ़े। और देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। देर रात पार्टी ने 3 राज्यों को लेकर बड़ी बैठक की, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। लोकसभा चुनावों में 400 के नारे के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी लगातार हर राज्य में रणनीति तैयार कर रही है। जहां बीजेपी सरकार है वहां उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। जहां गठबंधन की सरकार है वहां सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने देर रात बैठक की। ये बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बाकी सीटों को अंतिम रूप देने को लेकर मंथन हुआ। उधर कर्नाटक में पार्टी उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य BS येदियुरप्पा ने शनिवार को कहा कि वो आज दिल्ली जा रहे हैं। पहले दौर की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हो चुकी है। सूची को आज अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि उनसे जब सवाल किया गया कि क्या मौजूदा सांसदों को इस बार टिकट मिलेगा, येदियुरप्पा ने कहा कि इस नजरिए से कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों से जारी है। बिल्कुल, और देखिए, तैयारियां तो चली रही है। इसी के साथ साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बिहार में सीट बंटवारे पर बीजेपी और एलजेपी के बीच भी समझौता हो गया है। बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को हाजीपुर समेत लोकसभा की 5 सीटें मिलेंगी। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपी के साथ एक नया समझौता हो गया है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान और अमित शाह के बीच सीट बंटवारे को लेकर फैसला हो गया है। चिराग पासवान को हाजीपुर समेत लोकसभा की 5 सीटें मिलेंगी। वहीं पशुपति पारस को समस्तीपुर से लड़ाया जाएगा। अमित शाह से हरी झंडी के बाद चिराग अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। पशुपति पारस को एक ही सीट मिलेगी। चिराग ने दावा किया कि हाजीपुर सीट उनके पिता की परंपरागत सीट है। हाजीपुर सीट पर अपनी स्वाभाविक दावेदारी भी जताई। लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हो, भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खबर है कि आज वैशाली लोकसभा के साहिबगंज में चिराग पासवान की रैली होने वाली है, जहां वो प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। चिराग की इस रैली को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो बिहार में जेडीयू के साथ सरकार बनाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार पटना पहुंचे। बिल्कुल, और जब वो पटना पहुंचे तो विपक्ष पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को घोटालों वाली पार्टी तक बता दिया। पटना में पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि बिहार में अब फिर से बीजेपी जेडीयू की सरकार बन गई है और अब फिर से भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला तो आरजेडी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। अमित शाह जी 2005 से लेके अब तक बीच के कुछ सालों को छोड़ दे तो आपकी और नीतीश जी की सरकार है और आपके ही सरकार में भूमाफिया पनपा है, खिला है, फला है। और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार के साथ चर्चा कर सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी कई दौर की बैठक के बाद भी सीटों को लेकर आम सहमति नहीं बना पाए हैं।
सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देर रात तक एनसीपी नेता अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ बैठक की, जो बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ बैठक में एनसीपी अजित पवार गुट 9 से 10 सीटों की मांग कर रहा है। एनसीपी अजित पवार गुट को 3 सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी ने एनसीपी को डिंडोरी और गढ़चिरौली सीट का ऑफर दिया है, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की शर्त रखी है। बताया जा रहा है कि अजित पवार बीजेपी के ऑफर से खुश नहीं है, क्योंकि पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि कम सीटें मिलने से एनसीपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी या शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उम्मीदवारों को वोट देने के लिए मनाना मुश्किल हो सकता है। वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ भी सीटें तय नहीं हो पाई हैं। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन 11 मार्च को फिर से बैठक कर सकता है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। इधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र में बारामती से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। शरद पवार ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है, जहां उनका मुकाबला डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी से होगा। 1984 से ही ये सीट शरद पवार का गढ़ रही है। साल 1984 में पहली बार बारामती सीट से शरद पवार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसके बाद शरद पवार की बारामती से जीत पक्की होती चली गई, जहां से पवार ने 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में इलाके का प्रतिनिधित्व किया। सुप्रिया सुले भी इस सीट से 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि इस बार का मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि इस सीट से अजित पवार की पत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे में यहाँ का मुकाबला भाभी और ननद के बीच दिलचस्पी वाला हो सकता है। शरद पवार ने कहा है कि चुनाव हमारे देश का भविष्य तय करेगा। मौजूदा हालात में अब बदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों की लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, तो वहीं कुछ अच्छी खबरें भी कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी से लड़ने की तैयारी करे या अपना घर संभाले। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे के सामने सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अमन मणि त्रिपाठी ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वे उसे निभाएंगे। लोकसभा चुनाव करीब होने पर कांग्रेस की सदस्यता लेने को लेकर सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि वे महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस को झटका लगा है, जहां पूर्व सीएम खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने सीएम धामी की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सूत्रों के मुताबिक यूपी कांग्रेस की प्रदेश चुनाव कमेटी की बैठक आज उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगा सकती है। अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी और वाराणसी से अजय राय के नाम तय माने जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अरुण गोयल का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है जब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा था। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताई है। अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उनका कार्यकाल 2027 तक था। अरुण गोयल के इस्तीफे से जहां निर्वाचन आयोग में एक और पद खाली हो गया है, वहीं उनके इस्तीफे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि जल्द ही लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और देश में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है। स्वतंत्र संस्थानों का पतन रोकना जरूरी है, वरना हमारे लोकतंत्र पर तानाशाही हावी हो जाएगी। चुनाव आयुक्तों के चयन की नई प्रक्रिया अब पीएम मोदी के पास है। कार्यकाल पूरा होने के 23 दिन बाद भी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? मोदी सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। निर्वाचन आयोग में पहले से ही चुनाव आयुक्त का एक पद खाली था। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे इस साल फरवरी में रिटायर हुए थे। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं।
और कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारों पर मंत्री की एक बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना ने कहा कि पाकिस्तान समर्थकों को गोली मार देनी चाहिए और इतना ही नहीं, के.एन. राजन्ना ने आगे बढ़कर यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का भी समर्थन कर दिया है। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में नासिर हुसैन की जीत के बाद लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर कांग्रेस नेता और कर्नाटक में मंत्री के.एन. राजन्ना ने एक बड़ा बयान दिया है। के.एन. राजन्ना ने कहा है कि पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों को गोली मार देनी चाहिए। इस बयान से कर्नाटक में एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಯಾವನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿ, ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ, ಈಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ. कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने आरोपों की जांच के लिए कर्नाटक फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से वीडियो की जांच कराई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तल्ख होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर अखिलेश यादव के ताजा बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया है। 10 साल हिटलर का ही समय था, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है, किस हालात में कहा है। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वे बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हर भारतीय का प्रतिनिधित्व किया, वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। He's not a BJP Prime Minister. When he became the Prime Minister, he represents every Indian. फारूक अब्दुल्ला ने एलपीजी के दाम 100 रुपए सस्ता किए जाने पर भी उनकी तारीफ की। वहीं अखिलेश का बयान आने पर बीजेपी ने अखिलेश पर तीखा निशाना साधा है। श्री अखिलेश जी पुरानी सारी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, ये जानकारी देने का काम करें कि उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या क्या किया। ये पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की, वे इससे पहले भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं।